नमस्ते सर। नमस्ते अंजलि। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर चर्चा करेंगे, अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स। हाँ, बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। संविधान के बारे में सीखना हमेशा ही बहुत रोमांचक होता है। बहुत अच्छी बात है। तो चलो फिर पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। देखो अंजलि, इस स्लाइड पर एक पुरानी भव्य किताब है जो हमारा संविधान है। जी। और साथ में एक पंख वाली कलम और स्याही की दवात रखी है। ये इसके लिखे जाने के दौर की याद दिलाती है। तो हमारी आज की चर्चा का विषय है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ये हमारे देश का समझो आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है, हमारे लोकतंत्र की नींव। और सर, यूपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल। सर, एक सवाल था, ये अनुसूची का ठीक ठीक मतलब क्या होता है? क्या यह आर्टिकल से अलग है? बहुत अच्छा सवाल है अंजलि। देखो, इसे ऐसे समझो कि आर्टिकल्स हमें कानून बताते हैं और अनुसूचियां उन कानूनों से जुड़ी सूचियां या फिर कहो कि अतिरिक्त जानकारी देती हैं। अच्छा। जैसे कौन कौन से राज्य हैं, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, इस तरह की चीजें। ओके। सर, नीचे एक लाल रंग का एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। इसमें लिखा है मूल संविधान 1950 में 8 अनुसूचियां थीं, आज 12 हैं। शाबाश अंजलि, ये बहुत जरूरी तथ्य है। परीक्षा में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि शुरुआत में कितनी अनुसूचियां थीं। तो याद रखना 8 थीं, जो अब 12 हो गई हैं। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि ये 8 से 12 तक का सफर कैसा रहा। जी सर। यहाँ देखो, 1950 के पुराने दस्तावेजों का एक छोटा सा ढेर है और एक सुनहरा तीर नाव लिखे एक नए और बड़े ढेर की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये हमारे संविधान के विकास को दिखाता है। एकदम सही। जैसा कि स्लाइड में बताया गया है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और फिर समय के साथ संशोधन करके 4 और जोड़ी गईं। तो अब कुल 12 हैं। हाँ, अब कुल संख्या 12 हैं। ये अनुसूचियां मतलब आर्टिकल्स को और ज्यादा विस्तार देती हैं। सर, पर ये 4 नई अनुसूचियां जोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या पहले का संविधान अधूरा था? अधूरा नहीं अंजलि, बल्कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। जैसे जैसे देश की जरूरतें बदलीं, नए कानून बने और फिर उन्हें ठीक से समझाने के लिए नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई। समझ गई। सर, एक और एग्जाम अलर्ट है। बताओ। संविधान में 25 भाग पार्ट्स और 448 प्लस अनुच्छेद हैं, लेकिन अनुसूचियां केवल 12 हैं। बिल्कुल, इस पर ध्यान देना अंजलि। छात्र अक्सर पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स की संख्या में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना, अनुसूचियां सिर्फ 12 हैं। ठीक है अंजलि, अब हम एक एक करके सभी अनुसूचियों को समझेंगे। चलो पहली अनुसूची पर चलते हैं। जी, इस स्लाइड पर भारत का एक 3D नक्शा है और उस पर अलग-अलग राज्यों में भारतीय झंडे लगे हुए हैं। ये तो सीधे सीधे हमारे देश की भौगोलिक संरचना को दर्शा रहा है। हाँ, पहली अनुसूची को हम देश का नक्शा भी कह सकते हैं। ये बताती है कि भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसमें हमारे सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का पूरा विवरण है। अच्छा। और आर्टिकल्स 1 से 4 इसी से जुड़े हुए हैं। सर, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई नया राज्य बनता है या किसी राज्य की सीमा बदलती है, तो क्या इस अनुसूची में भी बदलाव करना पड़ता है? एकदम सही सोचा अंजलि। हर बदलाव के साथ इस अनुसूची को अपडेट किया जाता है। सर, एग्जाम अलर्ट बॉक्स में दिल्ली के बारे में कुछ लिखा है। 69 संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा मिला। हाँ अंजलि, ये परीक्षा के लिए बहुत खास है। दिल्ली को एनसीटी का दर्जा किस संशोधन के तहत मिला, ये सवाल कई बार आ चुका है। तो याद रखना, 69वां संशोधन। बहुत अच्छे अंजलि। चलो अब देश के नक्शे से आगे बढ़कर देखते हैं कि देश चलाने वालों को क्या मिलता है। अगली स्लाइड, अनुसूची 2। ठीक है सर। यहाँ एक बटुआ है जो सिक्कों से भरा हुआ है और उसमें से एक सैलरी स्लिप बाहर निकल रही है। मतलब ये सीधे सीधे वेतन और पैसों से जुड़ा है। बिल्कुल। अनुसूची 2 वेतन और भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, जज और सीएजी जैसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की सैलरी, उनके विशेषाधिकार और पेंशन की जानकारी है। अच्छा। और ये सैलरी भारत की संचित निधि से आती है। सर, इस लिस्ट में प्रधानमंत्री का नाम क्यों नहीं है? उन्हें तो सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक माना जाता है। बहुत ही सटीक सवाल अंजलि, तुम्हारा ध्यान बिल्कुल सही जगह गया है। अरे, इसका जवाब तो एग्जाम अलर्ट में ही है। हाँ, प्रधानमंत्री और मंत्रियों का वेतन इसमें नहीं है, वो संसद तय करती है। देखा,
यही तो खास बात है। अनुसूची 2 में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का वेतन शामिल नहीं है। उनका वेतन संसद द्वारा एक अलग कानून के तहत तय होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। समझ गए ना अंजलि? जी सर। अच्छा, अब कुर्सी पर बैठने से पहले क्या करना होता है वो देखते हैं। चलो, तीसरी अनुसूची पर। इस स्लाइड पर एक पोडियम है जिस पर संविधान की किताब रखी है। ये तो शपथ ग्रहण समारोह का प्रतीक लग रहा है। हाँ, तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान, ओथ्स एंड एफर्मेशंस से संबंधित है। मंत्री, सांसद, विधायक, जज और सीएजी जैसे पदों पर बैठने से पहले जो शपथ लेनी होती है, उसका प्रारूप इसमें दिया गया है। अच्छा, इसमें पद और गोपनीयता दोनों की शपथ शामिल है। हाँ, दोनों। सर, तो क्या देश के सभी बड़े अधिकारी इसी अनुसूची के अनुसार शपथ लेते हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति? फिर से एक बेहतरीन सवाल अंजलि, और इसका जवाब भी छिपा है। एग्जाम अलर्ट बॉक्स में राष्ट्रपति, 860, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप इस अनुसूची में नहीं, बल्कि उनके लिए संविधान में अलग से अनुच्छेद दिए गए हैं। अच्छा। जैसे राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 60। ये परीक्षा में फंसाने वाला सवाल हो सकता है, तो इसे ध्यान रखना। बहुत अच्छा कर रहे हो अंजलि। अब संसद के ऊपरी सदन की बात करते हैं। चलो, चौथी अनुसूची पर। जी। यहाँ राज्यसभा का गोलाकार चेंबर दिखाया गया है। ये सीधे सीधे सीटों के बंटवारे की तरफ इशारा कर रहा है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में है। इसमें बताया गया है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। अच्छा। और ये बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। मतलब जिस राज्य की आबादी ज्यादा, उसकी सीटें ज्यादा। सर, अगर आबादी आधार है तो इसका मतलब किसी एक राज्य के पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी? हाँ, बिल्कुल। और वो कौन सा राज्य है? देखो, क्या स्लाइड पर कोई इशारा है? जी सर, एग्जाम अलर्ट में लिखा है सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश 31 के पास हैं। एकदम सही। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए राज्यसभा में उसकी सीटें भी सबसे ज्यादा हैं, 31। ये संख्या याद रखना बहुत जरूरी है अंजलि। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड देखते हैं जो कुछ विशेष क्षेत्रों के बारे में है। इसमें अनुसूची 5 और 6 दोनों को एक साथ समझाया गया है। ठीक है सर। यहाँ 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ देश के किसी भी हिस्से की पहाड़ी जमीन है जो अनुसूची 5 को दर्शाती है, और दूसरी तरफ भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से के नक्शे को एक सुरक्षा कवच, मतलब एक डोम के नीचे दिखाया गया है। ये अनुसूची 6 के लिए है। बिल्कुल। अनुसूची 5 पूरे देश के अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरियाज के प्रशासन से संबंधित है, लेकिन अनुसूची 6 सिर्फ 4 राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों यानी ट्राइबल एरियाज के लिए है। एटीएम? हाँ, इसे याद रखने की ट्रिक है एटीएम। इसका मकसद आदिवासी संस्कृति की रक्षा करना है। सर, मणिपुर भी तो उत्तर पूर्व में है और वहां भी जनजातीय आबादी है। क्या वो अनुसूची 6 में शामिल नहीं है? अंजलि, तुमने वो सवाल पूछा है जहां ज्यादातर छात्र गलती करते हैं। अरे हाँ, एग्जाम अलर्ट में साफ साफ लिखा है मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। एग्जामिनर अक्सर यहाँ फंसाते हैं। बिल्कुल। ईटीएम में एम का मतलब मेघालय और मिजोरम है, मणिपुर नहीं। ये परीक्षा का एक बहुत ही पसंदीदा सवाल है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था ये अंजलि। अब आते हैं 7वीं अनुसूची पर, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे को समझाती है। जी सर। देखो, यहाँ 3 आपस में जुड़े हुए गैर हैं। सबसे बड़ा यूनियन जिस पर 100 लिखा है, बीच का स्टेट जिस पर 61 है, और सबसे छोटा कनकरेंट जिस पर 52 लिखा है। ये दिखाता है कि तीनों मिलकर कैसे काम करते हैं। हाँ, ये है शक्तियों का बंटवारा। संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसे रेलवे, रक्षा। राज्य सूची स्टेट लिस्ट पर राज्य सरकार, जैसे पुलिस, कृषि। और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन। सही है। और जो विषय किसी भी सूची में नहीं है, जिन्हें रेसिड्यूरी पावर्स कहते हैं, वे केंद्र के पास हैं। सर, शिक्षा तो ऐसा विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण जरूरी लगता है। क्या ये हमेशा से समवर्ती सूची में था? नहीं सर, एग्जाम अलर्ट में लिखा है शिक्षा, एजुकेशन पहले राज्य सूची में थी, 42वें संशोधन से समवर्ती सूची में आई। बहुत अच्छे अंजलि, तुमने खुद ही जवाब ढूंढ लिया। 42वें संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, ने शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया था। शाबाश अंजलि। अब शक्तियों से भाषाओं पर आते हैं। चलो 8वीं अनुसूची देखते हैं। जी।
यहाँ रंग बिरंगे क्यूब्स हैं जिन पर देवनागरी के अक्षर लिखे हैं और साथ में एक पार्चमेंट स्क्रॉल पर 22 लिखा है। ये भारत की भाषाई विविधता का प्रतीक है। हाँ, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भारतीय भाषाओं की सूची है। मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थीं। अच्छा, सिर्फ 14? हाँ, बाद में सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। सर, भारत में तो अंग्रेजी का बहुत इस्तेमाल होता है और भोजपुरी भी बहुत लोग बोलते हैं। क्या ये भाषाएं इस सूची में नहीं हैं? क्या लगता है तुम्हें अंजलि? देखो एग्जाम अलर्ट बॉक्स। अच्छा, इसमें लिखा है अंग्रेजी और भोजपुरी अनुसूची 8 का हिस्सा नहीं है। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है सर। हाँ, और इसीलिए ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी हमारी आधिकारिक भाषाओं में से एक है, पर वो 22 भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है। चलो अंजलि, अब 9वीं अनुसूची को देखते हैं। ये भारतीय संविधान में जुड़ी गई पहली नई अनुसूची थी। पहली? ठीक है सर। इस स्लाइड में एक बैंक का विशाल लॉकर खुला हुआ है जिसके अंदर जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी अबॉलिशन का दस्तावेज सुरक्षित रखा है। ये न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा का प्रतीक है। बिल्कुल, इसे 1951 में पहले ही संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी प्रथा को खत्म करना था। इसकी खास बात यह थी कि इस सूची में डाले गए कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। मतलब सरकार कोई भी कानून बनाकर इसमें डाल दे तो उसे कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। क्या ये आज भी सच है? ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल था अंजलि, और इसका जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया। एग्जाम अलर्ट में लिखा है 2007 के सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद अब इसकी न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस सूची में डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। अब भारतीय राजनीति की एक बड़ी समस्या के समाधान पर आते हैं। चलो 10वीं अनुसूची देखते हैं जी। यहाँ एक घूमने वाला गेट है, एक टर्न स्टाइल, जिसे एक बड़े से स्टॉप साइन ने रोक रखा है। ये नेताओं को पार्टी बदलने से रोकने का प्रतीक है। हाँ, ये है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसे 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसका मकसद आयाराम गयाराम की राजनीति को खत्म करना था। अच्छा। यानी नेताओं को चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलने से रोकना। उल्लंघन करने पर संसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है। सर, अगर कोई सदस्य अयोग्य मतलब डिस्क्वालिफाइड होता है तो इसका आखिरी फैसला कौन लेता है? राष्ट्रपति? नहीं, एग्जाम अलर्ट में इसका जवाब है अयोग्यता का फैसला स्पीकर चेयरमैन करते हैं, राष्ट्रपति नहीं। एकदम सही अंजलि। सदन के अध्यक्ष, स्पीकर या चेयरमैन का फैसला ही अंतिम होता है। ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत अच्छे अंजलि। अब लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले चलते हैं। 11वीं अनुसूची। ठीक है सर। यहाँ एक गांव का दृश्य है। एक कच्चा घर, एक बड़ा पेड़ और उसके सामने एक वोटिंग बॉक्स। ये तो सीधे सीधे ग्रामीण स्वशासन को दर्शा रहा है। बिल्कुल। इसे 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका मकसद गांवों को शक्ति और जिम्मेदारी देना है। पंचायतों को काम करने के लिए इसमें 29 विषय दिए गए हैं। 29 विषय? जैसे ग्रामीण विकास, सड़क, पानी, इस तरह के काम। सर, तो क्या पंचायती राज व्यवस्था भारत के हर राज्य में लागू है? ज्यादातर राज्यों में है, लेकिन कुछ अपवादें अंजलि। जी सर। एग्जाम अलर्ट में लिखा है यह नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं है। हाँ, इन राज्यों में उनकी अपनी परंपरागत स्थानीय शासन प्रणालियां हैं, इसलिए वहां ये लागू नहीं होता। अब गांव से शहरों की ओर बढ़ते हैं अंजलि। देखो हमारी 12वीं और आखिरी अनुसूची। जी सर। यहाँ एक आधुनिक शहरी इमारत है जिसके आसपास सड़कें और स्ट्रीट लाइट हैं। ये शहरी स्थानीय निकाय का प्रतीक है। इसे 74वें संशोधन 1992-93 द्वारा जोड़ा गया। ये शहरी क्षेत्रों, अर्बन एरियाज यानी नगर पालिकाओं के प्रशासन के लिए है। इन्हें काम करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। 18 विषय, जैसे शहरी नियोजन, सफाई और पब्लिक हेल्थ। हाँ। सर, एक मिनट, पंचायतों को 29 विषय और नगर पालिकाओं को सिर्फ 18, ऐसा क्यों है? इसका जवाब भी एग्जाम अलर्ट में है। पंचायतों में 29 विषय हैं, लेकिन नगर पालिकाओं में सिर्फ 18 हैं। शाबाश अंजलि, तुमने इस अंतर को पकड़ लिया। ये तुलनात्मक प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। विषयों की संख्या अलग अलग है, इसे याद रखना। अंजलि, अब सवाल यह है
कि इन 12 अनुसूचियों को क्रम से याद कैसे रखा जाए। हाँ सर, ये तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए ये अगली स्लाइड एक बहुत ही मजेदार ट्रिक बताती है। यहाँ एक डिजिटल टैबलेट है जिस पर एक चेकलिस्ट बनी है। ये जानकारी को व्यवस्थित करने और याद रखने का आधुनिक तरीका दिखा रहा है। अच्छा। ट्रिक है एक्रोनिम टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। चलो इसे तोड़ते हैं। टी से टेरिटरी, ई से एमोल्यूमेंट्स, ए से एफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल्ड एरियाज, ओ से अदर एरियाज, एफ से फेडरल लिस्ट। बिल्कुल। सर ये तो 7 ही हुए, बाकी के 5 कैसे याद रहेंगे? उसके लिए है ओल्ड पीएम। हाँ, एग्जाम अलर्ट में लिखा है ओल्ड पीएम, ओ ऑफिशियल लैंग, एल लैंड रिफॉर्म, डी डिफेक्शन, पी पंचायत, एम म्युनिसिपैलिटी। वाह सर, ये तो बहुत आसान हो गया। बिल्कुल अंजलि, इस एक लाइन टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से तुम सभी 12 अनुसूचियों को क्रम में याद रख सकती हो। और अब हम अपनी चर्चा के अंत में आ गए हैं अंजलि। देखो आखिरी स्लाइड। जी। यहाँ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। ये हमारे देश के आदर्शों और संविधान की आत्मा का प्रतीक है। ये स्लाइड हमें याद दिलाती है कि संविधान सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, यह हर नागरिक के अधिकार और कर्तव्य तय करता है। 8 से 12 अनुसूचियों का सफर हमारे देश के विकास को दिखाता है। हाँ, और इसे समझना हमारा फर्ज है। सर, सत्यमेव जयते का नारा बहुत शक्तिशाली है। ये कहाँ से लिया गया है? इसका जवाब भी एग्जाम अलर्ट में है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एकदम सही अंजलि। ये ज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अंजलि, आज हमने देखा कि कैसे ये 12 अनुसूचियां हमारे संविधान को एक व्यावहारिक ढांचा देती हैं। ये सिर्फ सूचियां नहीं हैं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का आधार हैं। जी सर, आज बहुत कुछ स्पष्ट हो गया। ये विजुअल्स और एग्जाम अलर्ट्स के साथ समझना बहुत आसान था। बहुत अच्छा। अब मैं तुम्हें एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। जी। हमने देखा कि जरूरत के हिसाब से संविधान में नई अनुसूचियां जोड़ी गईं। सोचो, भविष्य में भारत की बदलती जरूरतों को देखते हुए क्या कभी कोई 13वीं अनुसूची भी जुड़ सकती है? और अगर हाँ, तो उसका विषय क्या हो सकता है? इस पर विचार करना।